हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा सभी को पता है कि जेईई मेन की गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है और ऑलरेडी हम कंप्लीट ऑर्गेनिक को कर चुके हैं। ऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक जो हमारा रिमेनिंग है और उस टॉपिक का नाम है बायोमोलिकुलर पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन लाइफ। सभी स्टूडेंट्स को पता भी है कि ये जो तीनों ही टॉपिक हैं ये एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल चैप्टर हैं और क्वेश्चंस यहाँ से जेईई मेन में काफी पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इनके लिए तो एक ही वर्ड कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी विद कंसेप्चुअल सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, सारी स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जैसा पैटर्न एनटीए दे रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं और कहीं भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, साथ साथ में आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो जो केमिस्ट्री इन लाइफ वाले चैप्टर से हैं वो सब आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। एनसीईआरटी की जिस जहां उसकी लाइन लिखी हुई है, क्या लाइन लिखी हुई है वो भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो होपफुली आप एंजॉय करेंगे सॉल्यूशन को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ मैच लिस्ट सेकेंड। आपको कॉलम मैचिंग करना है, क्लियर सी बात है। इधर दिया है क्लास ऑफ केमिकल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटीबायोटिक, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, और इधर आपको बताना है कि इनमें इसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो ऐसे जब कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है तो बड़े एकदम आप शार्प तरीके से इस क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं। आपको नहीं पता तो सिंपल सा मैं बता दूंगा, या आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना वो कौन होता है, एलिटेम होता है, सुक्रालोज है, एलिटीम है, सेकेरिन है, दीज आर आर्टिफिशियल, एस्पार्टेम है, दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये तो मुझे पता है कि डी में सेकंड आने वाला है, तो ऑप्शन तो मेरा सेट हो गया कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आंसर फोर्थ आएगा। अब इसके अलावा एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है ना वो नोर एथनिड्रोन है, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। एंटीबायोटिक जो है वो ये वाली एंटीबायोटिक है, सेल्वर्सन। और ट्रैंक्विलाइजर्स जो है वो है मेप्रोबेमेट। अब सीधी सी बात है कि ये इन सब चीजों का, ये चीजें जब आपको याद होगी तभी आपका क्वेश्चन लग पाएगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे हम आगे बात करते हैं, देखो ये देखो मैंने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी की लाइंस में आपके लिए यहां लेके आया हूं। नॉरएथिनड्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज्ड एज ए एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉरएथिनड्रोन हो जाएगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग का। एंटीबायोटिक ड्रग है एस्पार्मेनिमीन नॉन एज सेल्वर्सन, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, उसका अदर नेम है आर्सेफेनामिन। फिर है ट्रैंक्विलाइजर्स, सम ट्रैंक्विलाइजर्स नेमली क्लोरोडाइएज़ोपोडॉक्साइड, मेप्रोबेमेट, ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स है, सुटेबल फॉर रिलेटिव टेंशन, और इक्वेनिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। ये सब एनसीईआरटी में ही लिखे हुए हैं, वहां की ही लाइन मैंने ली है। तो इस बेस पे अपना आंसर जो जाएगा इस क्वेश्चन का वो फोर्थ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉलम मैचिंग का ड्रग्स के बेस पे है। ऐसे क्वेश्चन खूब मोस्ट ऑफ हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो एनसीईआरटी का जो लाइन है वो ये वाला है, आप इसको देख सकते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कोज। ये विटामिन का है, ये वाला बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में आपको दिया हुआ है विटामिन की कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ये वाला टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है, इसका भी कोई वेल नोन कंसेप्ट नहीं है, बट ये फैक्ट बेस्ड बात है, एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है। तो उसी के हिसाब से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कोजेज क्या होगा, इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। नेक्स्ट वापस से जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, यहां पे वही क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड। यहां एंटा एसिड दिया हुआ है, आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया हुआ है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर को सबसे पहले मिलाएं क्योंकि ये वेल नोन होता है, बच्चे को याद भी होता है। तो इसका तो आंसर एलिटेम आने वाला है, दैट्स क्लियर। एंटी फर्टिलिटी ड्रग ट्रैंक्विलाइजर्स, तो ये वैलियम जो है ना ये
ट्रांक्विलाइजर्स होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रांक्विलाइजर्स होता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा ट्रांक्विलाइजर्स, हमने मेप्रोवेमेट देखा, इक्वेनिल देखा, वो ट्रांक्विलाइजर्स थे, प्रशांतक थे। अब यहां पे मैं बात करूं कि ये जो वेलियम है ये स्ट्रॉन्ग ट्रांक्विलाइजर्स है और ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रशांतक है। फिर एंटा एसिड, एंटा एसिड किसको बोलते हैं? सिमेटेडिन को एंटा एसिड बोलते हैं, ये सिमेटेडिन आएगा। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, नोवेस्ट्रोल जो है वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला, देखो ये सब जो है ना, ये दीज आर एंटा एसिड, दीज आर एंटा एसिड, ये सब एंटा एसिड है। सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है, हिस्टेमीन है, ये इनकी स्ट्रक्चर्स भी मैंने यहाँ पे दी हुई है। एनसीईआरटी में कहाँ मिलेंगी स्ट्रक्चर, जहां लिखी हो वहीं इनके रिगार्डिंग थ्योरी लिखी हुई है। तो इस बेस पे हम इसका आंसर चेक करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम वेल श्योर हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो एलिटेम होगा, तो मतलब बी में आपका फोर्थ आना चाहिए। बी में फोर्थ यहाँ है, बी में फोर्थ यहाँ, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। उसके बाद आप एंटा एसिड के बारे में श्योर हो, सिमेटिडीन होता है, तो ए में सेकंड आएगा। ए में सेकंड यहां भी है, ए में सेकंड यहां भी है, इससे भी नहीं मिला। फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग को मैंने कहा मिलाया है? नोवेस्ट्रोल में, मतलब सी में फर्स्ट आएगा, सी में फर्स्ट यहां दिया हुआ है, तो आंसर इसका जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट, ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ए हाइड्रोलाइज्ड टू गिव टू रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड शुगर, ए इज। तो देखो इधर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दो तरह की शुगर होती है, एक रिड्यूसिंग होती है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर की बात करूं तो ये रिड्यूस्ड टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। मतलब रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? वो शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करती है। और इसके एग्जांपल जो है ना, वो आएगा ऑल मोनोसेकेराइड, ऑल मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोला ऑल मोनोसेकेराइड, रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करती है, ऑल मोनोसेकेराइड, ठीक है। और डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ दो, बाकी जितनी भी डाइसेकेराइड हैं जो सिलेबस में तुम्हारे जो डाइसेकेराइड है वो सभी क्या है? रिड्यूसिंग शुगर ही है। अगर किसी भी शुगर में ये वाला लिंकेज है, ठीक है, ये वाला लिंकेज है, ये वाला, इसको बोलते हैं हेमी एसीटेल डाइसेकेराइड में, तो यहां एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो जाएगा और हेमी एसीटेल टॉलेंस रीजन को रिड्यूस करता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या नहीं करते हैं? रिड्यूस नहीं करते हैं। और इसका एग्जांपल है इसका एक तो सुक्रोज, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड भी इसी में जाएगा। ध्यान रखना ऑल मोनोसेकेराइड चाहे कीटोन ग्रुप हो, उसमें फिर भी वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, क्योंकि कीटोन जो ग्रुप है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, वो भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। जैसे ये लिया मैंने CH2OH, C डबल बॉन्ड O और नीचे ये स्केलेटन है, तो ये वाला फ्रक्टोज है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर का ही पार्ट होता है, ये भी टॉलेंस रीजन को रिड्यूस करता है। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसेप्ट मैंने बोल दिया है। क्वेश्चन क्या बोला? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए हाइड्रोलाइज्ड, मतलब वो हाइड्रोलाइज हो रही है, तो मोनोसेकेराइड तो हो नहीं सकती, ग्लूकोज नहीं होगा, मोनोसेकेराइड है, क्योंकि मोनोसेकेराइड आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती है, फ्रक्टोज भी नहीं होगा, गैलेक्टोज भी नहीं होगा, ये तीनों तो है कौन सी? मोनोसेकेराइड है, ये तो मोनोसेकेराइड डू नॉट
हाइड्रोलाइज फर्दर, ये आगे हाइड्रोलाइज नहीं होती है। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस, तो ये किस में जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। और ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये बोथ आर क्या है, बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर है। और सुक्रोज क्या है, सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो इस बेस पे अगर हम कंसेप्ट को आंसर देने की कोशिश करें क्वेश्चन की, ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए हाइड्रोलाइज टू गिव टू रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड शुगर, तो ए क्या है, वो सुक्रोज है। थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। इधर कुछ केमिकल कंपाउंड दिए हुए हैं, उनका उपयोग क्या है, यूज्ड एज ए, तो वहां देखो सुक्रालोज जो है, सुक्रालोज ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको दिया हुआ है क्या, जी हाँ, ये सेकंड आंसर आएगा। स्टेरिक अम्ल का ग्लिसरल एस्टर या ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, तो जो फैटी एसिड है उनका जो एस्टर है वो क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो ये आ जाएगा सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोडियम बेंजोएट ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है। बाइथायोनल और ये होता है एंटीसेप्टिक। देयर से ये याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये किसका क्या यूज है वो मैंने बोला है। सुक्रालोज है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड सिंथेटिक डिटर्जेंट है, सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव है, बायोथायोनल एंटीसेप्टिक है। इस बेस पे अगर हम आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ए में आपका आएगा सेकंड, ए में सेकंड, तो ए में सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द बिलो रिएक्शन एंजाइम ए एंड एंजाइम बी रेस्पेक्टिवली आर, ये आपकी जो क्वेश्चन है ये कहां से आया है मैं बता दूं, एल्कोहल फिनोल ईथर में जहां हम एथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखते हैं वहां से ये क्वेश्चन है। यहां सुक्रोज दिया H2O, तो यहां आएगा इन्वर्टेज जो इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर ग्लूकोज में एंजाइम बी डालोगे तो क्या, कौन सा एंजाइम डालोगे, जाइमेज, जो कि क्या देता है, एथेनॉल और CO2। तो ये ग्लूकोज से एथेनॉल बनाने का मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है। एनसीईआरटी में एल्कोहल फिनोल ईथर में मेथेनॉल और एथेनॉल अलग से दिए हुए हैं, वहां एथेनॉल बनाने का ये मेथड है। तो यहाँ एंजाइम ए इन्वर्टेज है और एंजाइम बी क्या है, जाइमेज है, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, फ्रक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्रक्टोज क्या होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ठीक है, ये OH, H, OH, H, OH और H, तो ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा है डी फ्रक्टोज, ये डी फ्रक्टोज मैंने लिखा है। और यहां पे बोला किसका एग्जांपल है, तो कीटोनिक ग्रुप है, कीटो 1 2 3 4 5 6 है, तो कीटो हेक्सोज, आंसर जाएगा वो जाएगा 4, कीटो हेक्सोज। जेई मेन मार्च अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो यहां विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ये किसका टाइप है, एमिनो एसिड का टाइप है। और टायरोसिन में देखो ये वाला टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि COH NH2 और ये H, और इधर लगाऊंगा मैं CH2 और ये रिंग, ये वाला ग्रुप जोड़ दूं इस पे ले जाके, तो ये अल्फा एमिनो एसिड है, और ये वाला ग्रुप जोड़ दिया तो टायरोसिन की स्ट्रक्चर तो ये है। एनसीईआरटी में बाकायदा इनकी टेबल्स दी हुई है, वहां से आप इन स्ट्रक्चर्स को याद रखें, याद करना जरूरी भी है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो स्ट्रक्चर याद होने पे ही सोल्व हो रहे हैं। तो ये वाला देखो फिनोलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, और ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा एसिड है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। मैंने आगे इसका स्ट्रक्चर भी लेके आया हूं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, दिस इज टायरोसिन, और ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, याद रखें, ऐसा क्वेश्चन भी आगे मिलेगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो टायरोसिन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। फिनोलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है,
तो फिनोल का टेस्ट ये देगा। फिनोलिक ग्रुप अगर इसमें प्रेजेंट है तो फिनोल का टेस्ट देगा। मतलब अगर मैं इसमें न्यूट्रल FeCl3 डालूं तो वोयलेट कलर एपियर होगा, कलर एपियर, जो कि किसका टेस्ट है, फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, ये सिंपल सा है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा दो तरह की होती है, एक होती है बीटा प्लीटेड और एक होती है एल्फा हेलिक्स। तो जो पेप्टाइड लिंकेज होता है ना, ऐसा CONH ऐसा पेप्टाइड लिंकेज होता है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और ये दूसरी अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये NH, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH, ये NH और ये C डबल बॉन्ड O, तो ये किससे स्टेबलाइज हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रही है। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। ये भी एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो इसका हम देखें, देखो एस्कॉर्बिक एसिड है, यह है विटामिन सी, ध्यान दे मेरी बात को, यह विटामिन सी है। विटामिन डी दिया हुआ है, थायोमीन, एस्कॉर्बिक एसिड वापस से विटामिन क्या है, सी है। दूसरा दिया आपको थायोमीन, तो थायोमीन है विटामिन B1, ये विटामिन B1 है। विटामिन ए, विटामिन डी, थायोमीन वही विटामिन B1 और विटामिन ए। अब यहां पे देखो, विटामिन ए, डी, ई एंड के, कौन से विटामिन, विटामिन ए, डी एंड के सोल्यूबल इन फैट और ऑयल। ये सोल्यूबल होते हैं किस में, फैट में या ऑयल में। बाकी जो विटामिन बी एंड सी ये होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई के हैं जो वो किस में सोल्यूबल होते हैं, फैट में या ऑयल में। दे आर स्टोर्ड इन बॉडी। ये जो विटामिन ए, डी, ई के है ये बॉडी में स्टोर होते हैं। और इन बॉडी, इन लीवर, कहां स्टोर होते हैं, लीवर एंड एडिपोज। ये भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। विटामिन ए, डी, ई के हैं जो फैट सोल्यूबल है, ऑयल सोल्यूबल है, जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। बाकी विटामिन बी, सी वो वाटर सोल्यूबल है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। रेगुलरली हमें इनको डाइट में लेना पड़ता है, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इनको डाइट के थ्रू विटामिन बी और सी हमें रेगुलरली लेना होता है। बट विटामिन ए, डी, ई के जो है वो विटामिन, वो क्या है, वो सोल्यूबल है इन फैट और ऑयल, दे आर स्टोर्ड इन बॉडी। तो हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो वो विटामिन, भाई इसमें विटामिन सी नहीं आएगा, इसमें विटामिन बी नहीं आएगा, इसमें विटामिन बी नहीं। अच्छा, एक B12 है ना, ये वाला सोल्यूबल होता है, स्टोर्ड होता है, ये स्टोर्ड होता है। बी सीरीज का विटामिन है बट ये स्टोर होता है, B1 स्टोर नहीं होता, इसका अलग से ध्यान रखेंगे। तो विटामिन ए और डी लंबे टाइम तक अपनी बॉडी में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो आंसर जाएगा थर्ड। मैंने आगे इसकी एक टेबल भी बनाई है, ये टेबल आप ध्यान रखें। देखो अभी मैंने पीछे एक विटामिन के का क्वेश्चन करवाया था, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, ये पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, थायमीन किसको बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं, विटामिन ए है। इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है ये लिखा हुआ है, सोर्स क्या क्या है इनको। तो विटामिन बी हमें B1 हमें रेगुलर डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। इसके सोर्स क्या है, ईस्ट है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल एंड सेरेल्स है, ये सब चीजें हैं, ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी की ही टेबल है। नेक्स्ट, आपसे बोला है
कि हिस्टामिन रोधी का कार्य है, द फंक्शन ऑफ एंटी हिस्टामिन आर। तो इसको थोड़ा सा समझे हमें एंटी हिस्टामिन क्या है, तो थोड़ा सा लाइन देखो, हिस्टामिन इज पोटेंट वेसोडाइलेटर, ठीक है, इट हैज वेरियस फंक्शन। हिस्टामिन के अलग अलग काम होते हैं हमारी बॉडी में। इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स इन द ब्रॉन्च एंड गट एंड रिलैक्स अदर मसल्स such as those in the wall of fine blood vessels. Histamine is also responsible for nasal conjugations and associated with the common cold and allergic response to pollen. एलर्जी के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? हिस्टामिन ही रेस्पॉन्सिबल है। सिंथेटिक ड्रग ब्रोमोफेनेरामिन, जिसको नाम जो है उसका मार्केट का नाम है वो डाइमेटेप है, एंड टरफेनाडिन सेलेडेन इसका नाम है, एक्ट एज ए एंटीहिस्टामिन। दे ये एंटीहिस्टामिन का काम करते हैं, इंटरफेयर विद द न्यूट्रल एक्शन नेचुरल एक्शन of histamine by competing with histamine for binding side of receptor where histamine exert its effect। जहां हिस्टामिन अपना इफेक्ट एक्सर्ट करता है वहां पे जाके ये एंटी हिस्टामिन क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइज इन व्हाई डू अबव मेंशन्ड एंटी हिस्टामिन नॉट अफेक्ट द सीक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टोमच। हमारी स्टोमच में जो एसिड सीक्रेट होता है, उसका सेक्रेशन होता है, उसको ये कैसे स्टॉप, उसको क्या ये रोकता है ना, क्योंकि रिसेप्टर साइड्स अलग अलग होती है। द रीजन इज दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। मतलब हमारी बॉडी में एंटी एसिडिटी बढ़ती है या एलर्जी हमें होती है तो उसके लिए हमें एंटी हिस्टामिन लेना पड़ता है। तो यहां फंक्शन ऑफ एंटी हिस्टामिन हमसे पूछा है, तो फंक्शन ऑफ एंटी हिस्टामिन आर, तो ये एंटा एसिड है एंड एंटी एलर्जिक है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कोई दूसरा है नहीं, तो यहां आंसर जाएगा हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट वापस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉलम मैचिंग करना है। दीज आर बाइसेकेराइड, ये सभी क्या है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। माल्टोज, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, अल्फा डी ग्लूकोज बनेगी और 2 यूनिट बनेगी, 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की। लैक्टोज, तो इससे बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, ये बन जाएगा। और सुक्रोज में मैं अभी मैंने बोला था अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो कॉलम मैचिंग करना है सुक्रोज का, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ये वाला आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, सुक्रोज का सेकंड आ जाएगा। लैक्टोज का मैंने बोला है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये वाला आ जाएगा, और इसका आ जाएगा ये वाला। तो सी में थर्ड आएगा, ऐसा ऑप्शन अपने पास एक ही है, आंसर जाएगा फोर्थ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, सेल्विनोव टेस्ट एंड जेंथोप्रोटिक टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखो जेंथोप्रोटिक टेस्ट है ना, ये तो टेस्ट होता है किसका, प्रोटीन का। सेल्विनोव टेस्ट क्या है, इसकी बात करता हूं, इस टेस्ट की बात करता हूं, तो थोड़ा समझे। बाय दिस distinguish between ketose and aldose sugar। इस सेल्विनोव टेस्ट से हम कीटोज और एल्डोज सुगर में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इस टेस्ट में, कीटोज सुगर है, कीटोज सुगर है, इसको रिसोर्सिनोल के साथ हीट करता हूं, कीटोज सुगर को रिसोर्सिनल के साथ हीट करता हूं, तो ये कीटोज सुगर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड, ये रेडिली क्या हो जाती है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है। रेडिली हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती, डिहाइड्रेट हो जाती है, रेडिली डिहाइड्रेटेड, रेडिली
डिहाइड्रेटेड हो जाती है और रेड कलर हमें ऑब्टेन होता है, रेड कलर ऑब्टेन। जबकि एल्डोज शुगर जो है ना, एल्डोज शुगर, इसमें भी यही डालूंगा, रिसोर्सिनोल और हीट, स्लोली डिहाइड्रेटेड, ये स्लोली क्या रहेगी, डिहाइड्रेटेड होगी, मतलब कीटोन की तुलना में स्लो डिहाइड्रेटेड होगी। और यहां पे भी हमें कलर मिलेगा, वो मिलेगा लाइट पिंक। तो कीटोज और एल्डोज शुगर में डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट है सेल्विनोव टेस्ट। टेस्ट बता दिया है मैंने, कीटोज शुगर रेडिली डिहाइड्रेटेड होगी। रिएजेंट क्या है सेल्विनोव टेस्ट का, रिसोर्सिनोल प्लस हमें हीट करना है। कीटोज शुगर को रिसोर्सिनोल की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो रेडिली डिहाइड्रेट होके लाइट डार्क रेड कलर अपियर होगा। वाइल इन एल्डोज शुगर अगर रिसोर्सिनोल और हीट अगर मैं दूंगा तो वहां लाइट पिंक कलर अपियर होगा, और यहां स्लोली होगा क्योंकि ये स्लोली डिहाइड्रेट हो रहा है, ये फास्टली डिहाइड्रेट हो रहा है। तो हमें पूछा है सेल्विनोव टेस्ट एंड जेंथोप्रोटिक टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो किसमें हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो कीटोज, सेल्विनोव कीटोज और प्रोटीन, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो कीटोन के लिए टेस्ट होता है, ये कीटोज शुगर के लिए टेस्ट होता है। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वापस से वही क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, और यहां भी आपसे एक सिंपल सा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल टू डीलिंग द ब्लड क्लोटिंग। वापस से वही क्वेश्चन आ गया जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर वही आएगा, विटामिन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोप्रीन, द स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रीन। तो इसको एक्सप्लेन करें हम, नियोप्रीन को एक्सप्लेन करें। नियोप्रीन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन, इसका नाम है क्लोरोप्रीन, इसका नाम है। और अगर Cl की जगह CH3 लगा दूं तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रीन बन जाएगा, नेचुरल रबर की मोनोमेरिक यूनिट बन जाएगी। ये मोनोमेरिक यूनिट है, और इसका मैं कराता हूं एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या करवाते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। तो देखो ऐसा एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी और ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो CH2 CH डबल बॉन्ड Cl और ये CH2 और ये N, दिस इज कॉल्ड पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं जो आपको नाम दिया हुआ है नियोप्रीन, इसका नाम है नियोप्रीन। और ये है सिंथेटिक रबर, कौन सा रबर है, सिंथेटिक रबर, ये सिंथेटिक रबर है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या कहीं पे, तो वो ऐसा ऑप्शन एक ही है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज। माल्टोज का अल्फा एनोमर आपको बनाना है। आप जानते हो अल्फा एनोमर होता है एक, दूसरा बीटा एनोमर होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो माल्टोज किससे बनता है, माल्टोज किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट से। तो देखो आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे मुझे ये वाला स्केलेटन है, आप इसमें AB कंसेप्ट लगाएं। AB का मतलब है अबाउ और B का मतलब है बिलो। मेरी बात ध्यान से सुनना, A का मतलब है अबाउ और B का मतलब है बिलो। तो यहां OH ऊपर लगाया, पहले OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर H नीचे, फिर OH नीचे, H ऊपर, फिर OH ऊपर और H नीचे। तो देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये बनता है बीटा डी ग्लूकोज। क्या बनता है, बीटा डी ग्लूकोज। बट हमें बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए करना क्या होता है, केवल इस कार्बन पे, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं,
एनोमेरिक कार्बन। इस पे आपको चेंज करना होता है, H को ऊपर OH को नीचे लेके आओगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा, मतलब ये वाला। केवल इस पे चेंज करना आपको, H को ऊपर ले गया, OH को नीचे ले आया, बाकी एजिट रखो, बाकी एजिट रखो। तो ये OH, ये H, ये OH, H, OH, H और ये OH और ये H, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया ये। तो बेसिकली बात है, एनोमेरिक कार्बन पे H, अल्फा पोर्शन पे H कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। अल्फा पोर्शन पे H कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। ये तो डेफिनेटली सी बात है कि H ऊपर रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखें। अब अपने पास यहां प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बता दूं आपको, कि यहां पे और बाकी स्केलेटन सेम रहेगा, तो इसी बेस पे हम इसका आंसर देने रखते हैं। माल्टोज किसका बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज का बनता है। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें OH ऊपर है, ये तो नहीं होगा। इसमें भी OH ऊपर है, ये भी नहीं होगा। इसमें H ऊपर है, ये हो सकता है, H ऊपर है, ये हो सकता है। अब बाकी एक सेम रहेंगे, H, OH नीचे, OH ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, नीचे, ऊपर। अब यहां पे ये दोनों OH क्या हो गए? सेम साइड। ऐसा तो अपने पास है ही नहीं, तो थर्ड तो नहीं होगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा वो ये वाला रहेगा। भाई इसकी 2 यूनिट मिला दो ना, एक और लिख दो, HOH, OHH, OHH और यहां ये OHH और ये CH2OHH और यहां से H2 बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। तो आंसर जो जिसका जाएगा वो जाएगा फोर्थ। ओके, समझ में आ गया? मतलब क्या समझे? ये समझे कि AB से हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। बीटा में ए का मतलब अबव है, बी का मतलब बिलो है। नेक्स्ट, पॉलीमर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और यहां बोला है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्यूना एस इज ए सिंथेटिक एंड लीनियर थर्मोसेटिंग पॉलीमर। गलत स्टेटमेंट है, गलत, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं होता, ये इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर होता है, थर्मोसेटिंग नहीं होता है। सिंथेटिक है, ब्यूना एस सिंथेटिक है और लीनियर भी है, बट ये थर्मोसेटिंग नहीं होता, ये इलास्टोमर होता है। नियोप्रीन अभी पीछे बताया है, नियोप्रीन इज एडिशन कोपॉलीमराइजेशन यूज्ड इन प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरिंग। आपसे पूछा है तो ना, ये भी गलत है। प्लास्टिक बकेट में नियोप्रीन का यूज नहीं करते हैं। प्लास्टिक बकेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं HDPE का यूज, HDPE हाई डेंस पॉलीथीन का हम प्लास्टिक बकेट में यूज करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सिंथेटिक ऑफ ब्यूना एस नीड नेसेंट ऑक्सीजन, जी हां। ब्यूना एन इज नेचुरल पॉलीमर, गलत बात है। ब्यूना एन जो है वो कौन सा है? सिंथेटिक पॉलीमर है। कौन सा है? सिंथेटिक पॉलीमर है, क्योंकि ये सिंथेटिक रबर होता है। अब ब्यूना एस जो है, ब्यूना एस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये स्टाइरीन। फिर इसकी रिएक्शन कराता हूं ब्यूटाडाइन से, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन तब बनता है ब्यूना एस। एस स्टैंड फॉर स्टाइरीन और BU स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन। ये 1,3 ब्यूटाडाइन। तो नेसेंट ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, तो आंसर इसका जाएगा थर्ड। ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये भी ध्यान रखिए। ब्यूना एस में जो एस वर्ड कहां से आया है वो है स्टैंड फॉर स्टाइरीन। BU वर्ड कहां किसके लिए स्टैंड हुआ है? ब्यूटाडाइन के लिए। Na का मतलब क्या है? सोडियम कैटेलिस्ट, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, which of the glycosidic linkage between galactose and glucose in present in lactose? तो देखो लैक्टोज जो है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। क्या बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज बनता है जब लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं। अब ध्यान से सुनना कि बीटा डी ग्लूकोज तो अभी मैंने बनाना बताया है। OH ऊपर,
H नीचे, OH नीचे, H नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, ये है बीटा डी ग्लूकोज। अब दूसरा भी बीटा डी ग्लूकोज बनाओ, OH H OH H OH H OH H CH2OH और ये H, बट हमें पूछा है बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है, तो ये C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का C4 एपीमर होता है। एपीमर का मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहां हमें चेंज करना पड़ेगा, OH ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा, ये बन जाएगा क्या, बीटा डी गैलेक्टोज। 4 नंबर पे चेंज करना पड़ेगा। अब यहां ऐसे बन जाएगा, तो ये बीटा डी ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन में आ रहा है और ये बीटा डी ग्लूकोज का 1 2 3 4 काम में आ रहा है। C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है क्या, तो C1 किसका, बीटा डी गैलेक्टोज का C1 और C4 किसका, ग्लूकोज का। आंसर जाएगा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट मैच लिस्ट, वापस देखो वही चीज आ गई वापस से, ऐसा हम देखें। अभी मैंने बोला वेलियम को मैंने ट्रैंक्विलाइजर्स बोला है, आपको पता हो तो, नॉरएथिनड्रोन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से प्रिनिशियस एनीमिया होता है, ये डिजीज का नाम है, विटामिन वाली लिस्ट में देखें आप। मॉर्फिन जो है वो है एनाल्जेसिक। सोल्व। वेलियम मतलब ए में फोर्थ आएगा, ए में फोर्थ आएगा तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। बी में थर्ड आएगा, बी में थर्ड यहां भी है और बी में थर्ड यहां भी है। सी में फर्स्ट आएगा, सी में फर्स्ट यहां है, तो आंसर जाएगा हो जाएगा फोर्थ। तो ये ड्रग्स हैं, इनको याद रखें, इनके बारे में मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं, आपको याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इन पॉलीमर ऑफ ब्यूना एस, एस स्टैंड फॉर, एस का अर्थ है, तो अभी हमने पढ़ा है एक्सप्रेशन को, ब्यूना एस मैंने बोला था ये ब्यूटाडाइन के लिए ये सोडियम कैटेलिस्ट है, और एस का मतलब स्टायरीन के लिए PHCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टायरीन। नेक्स्ट, इसको भी हमने पढ़ा है, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैकिंग ऑफ द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्टैकिंग करते हैं तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, टूट सकता है, तो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वापस आपको पॉलीमर का मैचिंग दिया है, पॉलीमर है ये, तो 2-क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन, अभी मैंने बात की है इसकी, CH2 डबल बॉन्ड CHCl डबल बॉन्ड CH2, बात की है इसकी। क्या नियोप्रीन बनता है कैसे, नियोप्रीन, ये इस Cl की जगह CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इस Cl की जगह क्या लगा दो, CH3 लगा दो, CH2 की जगह Cl की जगह CH3 लगा दो, तो ये इसका नाम हो गया आइसोप्रीन, या फिर 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये नेचुरल रबर की मोनोमेरिक यूनिट है, नेचुरल रबर की, तो यहां इसका आएगा आंसर ये वाला। एक्राइलोनाइट्राइल, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इससे बनेगा ब्यूना N। ये जो है इस कंपाउंड का नाम है एक्राइलो, 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, एक्राइल बोलते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल, तो N स्टैंड फॉर एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन, और ये ब्यूना N बन जाएगा। यहां हम स्टायरीन ले रहे थे, यहां PH लगा दूंगा ना, यहां पे PH, तो स्टायरीन हो जाएगा, CN लगाऊंगा तो एक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा, तो एक्राइलोनाइट्राइल से ब्यूना N बनेगा। अब केप्रोलेक्टम बचा, तो केप्रोलेक्टम है नाइलॉन 6, इस हिसाब से आप ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट का C आएगा, सेकंड का B आएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वापस ये लो, वापस से
अब उसी क्वेश्चन को यहां घुमा के दे दिया, 2 बार क्वेश्चन आया, दोनों को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया। अब इधर से नेचुरल रबर, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ब्यूना एन की, एक्राइलोनाइट्राइल, और इसकी ब्यूना एस की, ये वाला। तो डी में फर्स्ट आएगा, डी में फर्स्ट, तो इन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी में फर्स्ट है। फिर उसके बाद ए में फोर्थ आएगा, ए में फोर्थ यहां है, तो इसका आंसर जाएगा सेकंड। ये सिंपल सी है, मोनोमेरिक यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है और आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? लैक्टोज कंटेन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। अभी मैंने पीछे बताया है लैक्टोज किससे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज से और बीटा डी ग्लैक्टोज से। बीटा डी ग्लैक्टोज का C1 यूज में आया है, बीटा डी ग्लूकोज का C4 यूज में आया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर एंड गिव फेलिंग टेस्ट। डेफिनेटली सुक्रोज को छोड़कर आपके सिलेबस में जो डाइसेकेराइड है, सुक्रोज को छोड़कर आपके सिलेबस में जो डाइसेकेराइड है वो सभी रिड्यूसिंग शुगर होती है, तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, फेलिंग टेस्ट देगी। ऑन एसिड हाइड्रोलाइज लैक्टोज गिव 1 मोल ऑफ डी ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ डी ग्लैक्टोज। डेफिनेटली डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज देता है, ठीक है। लैक्टोज इन रिड्यूसिंग शुगर, C1 लैक्टोज कंटेन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड, ठीक है। ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज गिव 1 मोलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज एंड 1 मोलिक्यूल ऑफ डी ग्लैक्टोज, सही है। लैक्टोज इज ए डाइसेकेराइड इन एंड इट कंटेन 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या इसमें 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं क्या? तो इसमें देखो लैक्टोज की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ठीक है। अब आप इसको देखें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटा डी ग्लैक्टोज बना रहा हूं, OH ऊपर, H नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। अब इसमें नीचे आएगा ऊपर आएगा, बट यहां 4 नंबर पे चेंज करना है मुझे, तभी तो बीटा डी ग्लैक्टोज बनेगा। तो OH ऊपर, H नीचे, फिर CH2OH और ये H। अब इधर बना दो बीटा डी ग्लूकोज, ये लो बीटा डी ग्लूकोज, OH H OH H OH H OH H और ये OH और ये H, ठीक है। ये वाला H2 बाहर होगा। अब इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप बचेंगे? तो 1 1 2 3, ये तो खत्म हो गया, और यहां पे 4 इसमें बच जाएंगे। 5 6 7 8, ठीक है। लैक्टोज कंटेन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये गलत हो गया ना, रॉन्ग है। अल्फा नहीं होता, कौन सा होता है? बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। कौन सा होता है? बीटा, क्योंकि बीटा ले रहा हूं ना, ये ग्लैक्टेज है और ये बीटा ग्लूकोज है, तो ये 8 है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत हमें पूछा है तो फर्स्ट है, क्योंकि वहां अल्फा नहीं होगा, वहां बीटा होगा, क्योंकि बीटा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज से बनता है, तो लिंकेज को भी हम क्या नाम देंगे? बीटा देंगे। नेक्स्ट, which one of the following polymer is not obtained by condensation polymerization? नायलॉन 6 कंडेंसेशन से होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन H और ये NH, ये OHCO CH24 COH, ये H2 बाहर होता है, कंडेंसेशन हुआ है यहां पे। नायलॉन 6 इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये बनेगा COOH, ठीक है, CH25 और NH2, और इधर भी ये COH CH25 और ये NH, तो यहां से H2 बाहर होगा, तो इसमें भी कंडेंसेशन। बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल, तो इसमें भी होगा। ब्यूना एन कैसा है? एडिशन पॉलीमराइजेशन, कैसा है? एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो आंसर इसका जाएगा, हो जाएगा 4th। नेक्स्ट,
अब ये देखो स्ट्रक्चर देख के हमसे बात की है कि ये कंपाउंड किस काम में हमें आता है। तो यहां पे द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए, ब्रोमोफेनिरामीन इसका नाम है और ये किसका काम करता है, ये एंटीहिस्टामीन का काम करता है। तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, हाँ जी, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन सुक्रोज, सुक्रोज में कितने कायरल कार्बन है। तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर बना लेंगे, सुक्रोज की स्ट्रक्चर किससे बनेगी, ठीक है। तो देखो यहां पे ये रहा सुक्रोज, दिस इज कॉल्ड सुक्रोज। तो ये तो है बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, और ये है अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें कायरल सेंटर गिनने हैं, तो ये कायरल सेंटर हो गया, ये वाला कायरल सेंटर हो गया, ये वाला कायरल सेंटर हो गया, ये वाला भी कायरल सेंटर हो गया, ये वाला भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, और ये सब क्या है, कायरल सेंटर है। तो यहां से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 009 आंसर है। ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बना है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ गया। तो यहां से देखें हमें इसका आंसर आएगा 009। ओके, नेक्स्ट, if a person is suffering from the deficiency of noradrenaline, what kind of drug can be suggest। अगर कोई भी पर्सन है, हम डॉक्टर तो नहीं है बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ के हम इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं है हम कि ये इतनी चीज बता सकें। जेई का बच्चा वैसे भी बायो से वैसे ही डरता है, तो इनका सीधा सा देखो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आ रहे हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन, तो क्यों ना एनसीईआरटी को रटा जाए, उसके सब टॉपिक बनाए जाए, इनको एकदम सीक्वेंस से रखा जाए, कौन सी एंटीहिस्टामिन्स है, कौन सी एंटी एसिड्स हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन से हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन से हैं, इन्हीं से तो क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार वो, तो इनको क्यों ना हम याद कर सकते हैं। तो यहां तो ये एनसीईआरटी की लाइन से आया, देखो यहां एंटी डिप्रेशन ड्रग नोरएड्रेनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर that the play a role in mood change if the level of noradrenaline is low for some reason। अगर इसका लेवल कम हो जाए then the signal sending activity becomes low and the person suffer from depression। और वो किससे सफर करता है अगर इसकी कमी, तो डिप्रेशन होता है, प्रॉपर सिग्नल नहीं बनते, शांत हो जाता है आदमी, बावड़ा हो जाता है, मतलब कहने का मतलब। तो इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेशन ड्रग आर रिक्वायर्ड। उसको किसकी रिक्वायर्ड होती है, एंटी डिप्रेशन ड्रग की रिक्वायर्ड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो आंसर आपको पता लग गया, एनसीईआरटी के आगे इसका नोट दिया है मैंने, तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मतलब ये बता रहा हूं कि एनसीईआरटी की लाइन है, वो बताने को तो मैं डायरेक्ट टिक कर सकता था इसको, बट मैंने ऑलरेडी मेहनत की है। सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो, और सीएलसी कोई भी काम करती है वो परफेक्ट करती है। नेक्स्ट, which of the following is essential amino acid। essential amino acid आपसे पूछा है, तो essential amino acid कौन सा है, तो यहां पे अभी देखें, अच्छा नॉन एसेंशियल पूछा, ओके सॉरी, नॉन एसेंशियल। तो अभी मैंने पीछे आपको पता है मैंने इसकी बात की थी टायरोसिन की, याद है स्ट्रक्चर, HCOH NH2 CH2 और ये COH। मैंने वहां लिखा था कि ये कैसा है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, याद भी आप इसको रख सकते हो। देखो इस ट्रिक से, लीला टीवी पे HMT, थोड़ा सा ध्यान दे ले, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये सारे कैसे हैं, एसेंशियल। एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है, टोटल 20 एमिनो एसिड है, 10 नॉन एसेंशियल है और 10 एसेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट, तो टायरोसिन इसका आंसर जाएगा। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टरफेनाडिन सेलेडिन इज, तो इसका क्या काम है, टरफेनाडिन या सेलेडिन कार्य करने की जो मैकेनिज्म है वो क्या है। तो ये देखो एनसीईआरटी की लाइन में लेके आया हूं इसके लिए, सिंथेटिक ड्रग ब्रोमेफेनारामीन, डाइमेटेप एंड टेराफेनाडिन सेलेडिन, इसकी बात कर रहा है। एक्ट एज ए एंटीहिस्टामिन, किसका काम करता है, एंटीहिस्टामिन का काम करता है। और क्या कर रहा है, द इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन, जो हिस्टामिन का हमारी बॉडी में जो नेचुरल एक्शन होता है उसको ये इनहिबिट करती है, उसको ये रोकती है। बाय कंपेटिटिंग विथ हिस्टामिन
फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर वेयर हिस्टामिन एक्सर्ट इट्स इफेक्ट, मतलब उस साइट पे एंटाहिस्टामिन बाइंड हो जाता है जहां पे हिस्टामिन अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के बेस पे हम जाएं तो देखो यहां इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर, मतलब जहां हिस्टामिन रिएक्ट करता है उसको ये इनहिबिट कर देगी, क्योंकि वहां कौन जाके जुड़ जाएगा, एंटीहिस्टामिन। और ये साथ में ये भी बता रहा हूं कि टरफेनाडिन जो है सेलेडिन है वो एंटीहिस्टामिन है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन थ्रियोनिन, तो थ्रियोनिन क्या है, एमिनो एसिड है। तो ये क्वेश्चन तभी सोल्व हो सकता है जब इसकी स्ट्रक्चर आती हो। तो थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर में लेके आया हूं, दिस इज थ्रियोनिन, ये वाला, मतलब COH NH2H CHOH और CH3, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, मतलब आंसर कितना 002। दिस इज थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर है। ये सब आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, आप देखें। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, माल्टोज की स्ट्रक्चर में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें यह पूछा हुआ है। तो माल्टोज देखें, ये कौन सा है, एसीटेल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसीटेल हो गया क्या। ठीक है, तो यहां ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है कि 1 एसीटेल एंड कीटेल, ऐसा हमें कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहां देखो, इधर ये भी है और ये वाला तो एसीटेल है। ठीक है, अब इसको देखो, ये कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ठीक है, या फिर ये इधर कार्बन से बॉन्डेड है, इधर कार्बन से बॉन्डेड है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि क्या प्रेजेंट है इसमें। तो देखो इधर समझे थोड़ा सा कि कार्बन पे OH OR और इधर H और R हो। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि कार्बन OR OR H और R हो, तो इसको बोलते हैं हम एसीटेल। कार्बन OR OR और इस कार्बन से भी आगे कार्बन कार्बन जुड़े हुए हो तो इसको हम बोलते हैं कीटेल। एक वो कार्बन जिस पे 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड हो, तो इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है क्या, ये तो है, ये वाला 2 ऑक्सीजन, तो ये है हेमी एसीटेल। क्या है ये, हेमी एसीटेल है, इसको बोलते हैं हेमी एसीटेल। OH OR कार्बन और ये H, दिस इज कॉल्ड हेमी एसीटेल। एक ही कार्बन पे दोनों 2 ऑक्सीजन हो बट दोनों कार्बन से बॉन्डेड हो, दोनों कार्बन से बॉन्डेड हो, तब हेमी नहीं लगेगा। हेमी कब लगेगा, जब एक OH हो और एक OR ग्रुप हो। तो इस कार्बन पे ये OR हो गया, आगे कार्बन से चल रहा है, और ये पीछे H हो गया और ये कार्बन हो गया और इधर ये OH है, तो ये तो हेमी एसीटेल है। ये कौन सा ग्रुप है, हेमी एसीटेल है। अब इसकी बात करो, ये OR से जुड़ गया और इधर ये भी किससे जुड़ गया, OR से, तो 2 OR और ये वाला कौन सा है, एसीटेल है। तो 1 एसीटेल एंड 1 हेमी एसीटेल इसका आंसर आएगा। देखें ऑप्शन है कि ऐसा अपने पास, जी हां ऐसा ऑप्शन है, 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद CHCl3 और एल्कोहलिक KOH। अब देखो ये क्वेश्चन तभी सोल्व हो सकता है जब आपको इनकी स्ट्रक्चर पता हो। तो देखो CHCl3 एल्कोहलिक KOH जो है ना, यूज्ड इन कार्बिल एमीन टेस्ट, किसमें यूज में लेते हैं, कार्बिल एमीन टेस्ट में हम CHCl3 एल्कोहलिक KOH को हम यूज में लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये NH2 होना चाहिए या फिर ये एरोमेटिक एमीन होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल 1 डिग्री एमीन उसमें होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन कराता हूं CHCl3 प्लस KOH से, तो ये आइसोसाइनाइड ऑफेंसिव ऑर्डर का कंपाउंड बनता है, बेकार सी स्मेल होती इसकी होती है, और ये वाला कंपाउंड बनता है। तो ये रिएजेंट किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ
NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप का टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद CH3 एल्कोहलिक OH। तो देखो ये इनकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनकी स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ली है। क्या लाइसिन रिएक्ट करेगा क्या? तो इसमें देखो ये NH2 है तो ये रिएक्ट करेगा। क्या प्रोलीन रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा, NH2 ग्रुप नहीं है। क्या एडेनिन रिएक्ट करेगा क्या? NH2 ग्रुप है, रिएक्ट करेगा। क्या थायमिन करेगा क्या? जी नहीं करेगा, क्योंकि NH2 ग्रुप नहीं है। CH3 एल्कोहलिक OH से रिएक्शन करने के लिए NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप ना तो प्रोलीन के पास है ना एडेनिन के पास है, थायमिन के पास, एडेनिन के पास है और लाइसिन के पास है, प्रोलीन के पास भी नहीं है, थायमिन के पास भी नहीं है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा लाइसिन और एडेनिन। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें कि लाइसिन और एडेनिन, लाइसिन और एडेनिन, तो मतलब ऐसा ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये लो, वापस उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बार बार एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन हमें यहां से पूछे जा रहे हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एंटा एसिड रेनिटिडिन एंटा एसिड है। अब आपको जो आता है ना उसको पकड़ लें आप, जरूरी नहीं है, ठीक है। और क्लोरोमेफेनिकोल एंटीबायोटिक है, तो थर्ड का तो बी आएगा, थर्ड का बी, थर्ड का बी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दोनों में नहीं है, थर्ड का बी दोनों में है। और फर्स्ट का डी आएगा, फर्स्ट का डी, ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही है, तो आंसर इसका जो जाएगा वो फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट का डी। सेकंड का ए, मतलब एंटी डिप्रेसेंट, अभी हमने पढ़ी है पीछे, नोडिल फेनेल्जिन। और उसके बाद डाइमेटेप जो है वो एंटी हिस्टामिन है, डाइमेटेप है ये एंटी हिस्टामिन। सोल्व आंसर फर्स्ट। तो अगर एक दो ड्रग्स भी आप कॉलम मैचिंग में मिला लेते हो ना, तो ऑप्शन को चेक करके ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट ये देखो, द नंबर ऑफ CO ग्रुप प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड, एस्पार्टिक एसिड का, ग्लूटेमिक एसिड का और लाइसिन एसिड का नंबर ऑफ CO ग्रुप आपको कैलकुलेट करने हैं। तो देखो इधर भाई होता क्या है, R C और सॉरी COH, ये CH R NH और H, ये एमिनो एसिड है। मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरा एमिनो एसिड सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये HNH CO CH और ये COH और ये R। अब R सब में वेरिएबल होगा, R सब में वेरिएबल होगा, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड में कुछ अलग लगेगा, ग्लूटेमिक में कुछ अलग लगेगा, लाइसिन में कुछ अलग लगेगा। तो यहां पेप्टाइड लिंकेज बनेगा तो ये वाला बनेगा। तो क्या इस ग्रुप में जो CO है वो खत्म हो रहा है क्या? ना, जितने CO पहले हैं बाद में भी उतने ही CO रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका भी ये जाएगा तो इसका OH जाएगा, तो इसका भी CO मेंटेन रहेगा। मतलब बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, नंबर ऑफ COH ग्रुप, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज नंबर ऑफ CO ग्रुप विल बी सेम, सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्यों ना मैं इसमें कितने CO ग्रुप है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने, इनको गिन लूं, आंसर आ जाएगा। तो देखो आगे आंसर, ये एस्पार्टिक एसिड है, इसमें कितने CO ग्रुप है? 2। ये ग्लूटेमिक एसिड है, इसमें भी कितने हैं? 2। ये लाइसिन है, इसमें कितना है? 1। मतलब टोटल CO ग्रुप कितने हो गए? 0 0 5। आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सोल्व। तो देखो इधर आंसर आ जाएगा 0 0 5। नेक्स्ट ये लो, द एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रोल कैन रिएक्ट विथ। अब ये क्वेश्चन तब तक सोल्व नहीं हो सकता जब तक आपको नोवेस्ट्रोल की स्ट्रक्चर नहीं आती हो। तो पहले हमें नोवेस्ट्रोल की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या क्या है। तो वो नोवेस्ट्रोल की स्ट्रक्चर देखिए आप, ये रहा, दिस इज नोवेस्ट्रोल। देखो ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को क्या करेगा? ये डीकलराइज करेगा। एल्कोहल है, गिव लुकास टेस्ट, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2। ये कौन सा ग्रुप है? फिनोलिक, ठीक है। गिव
वोलेट कलर विथ FeCl3। ये हमने पढ़ा है ना पीछे, FeCl3 के साथ कौन सा कलर देगा, वोलेट कलर देगा। तो यहां देखें ये कंपाउंड क्या देगा, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, मतलब ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा। कंसंट्रेट HCl ZnCl2 से रिएक्ट करेगा क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप है। फिनोल FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 के साथ वोलेट कलर बनाता है, तो ये भी टेस्ट देगा। तो ये एल्कोहल का टेस्ट भी देगा, ये अनसेचुरेशन का टेस्ट भी देगा, ये फिनोल का टेस्ट भी देगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे तो क्या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, डीकलराइज करेगा, ये ल्यूकास रिएजेंट हो गया, इसके साथ भी करेगा, FeCl3 के साथ भी करेगा, तो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। ZnCl2 के साथ करेगा, एल्कोहल HCN के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यहां इसके साथ कर लेगा, इसके साथ कर लेगा, NaOCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यहां एल्कोहल HCN के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो किससे रिएक्ट कर सकता है, ब्रोमीन वाटर ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा, ZnCl2 HCl एल्कोहल पे रिएक्ट करेगा, FeCl3 फिनोल पे रिएक्ट करेगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सुक्रोज है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो सुक्रोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, क्लीवेज करना है, तो ए और बी क्या बनेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये कौन सी शुगर है, एल्डोज, और ये कौन सी है, कीटोज। ठीक है, फिर सेलुनोप्रिजेंट बताए, रिसोर्सिनोल प्लस क्या किया मैंने, हीट किया, तो कौन सा कलर बनता है, रेड कलर। कौन देता है, कीटोज शुगर रेड कलर देती है, रेडिली डिहाइड्रेट होगी, पहले कीटोज शुगर डिहाइड्रेट होगी और कलर हमें कैसा मिलेगा, रेड कलर। तो फॉर्मेशन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर। पीछे पढ़ा भी चुका हूं टेस्ट को, तो बार बार उसी को बात करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्लूकोज ROH रिएक्शन करवानी है, ड्राई HCl एसिटाइल बनेगा और CH3CO एसिटाइल डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, और यहां पे पूछा है अक्स इक्विवेलेंट ऑफ, फिर ग्लूकोज निकिल H2 से एसिटाइल डेरिवेटिव बनेगा, ग्लूकोज डायरेक्ट एसिटाइल डेरिवेटिव से करवाना है। ये इतने क्वेश्चन सर हमें देखना है कि कहां कहां रिएक्ट करेगा, कितने मोल आएंगे। ओके, तो यहां सिंपल सा है, नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ CH3CO ग्रुप। कितने उसमें OH ग्रुप होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो पहले ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से करवाएं, तो क्वेश्चन को लगाते हैं हम। देखें, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को हम लगाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, वापस बोर्ड साफ करते हैं। ये होता है क्या, ग्लूकोज OH OH H OH H और OH H OH H, ये ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन, पहली रिएक्शन किससे करवाई, ROH से और HCl, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, ये H यहां आ जाएगा और ये OR माइनस जो है ना वो इस पे चला जाएगा। जैसा वो रिएक्शन करवा रहा है, तो यहां तो बन जाएगा CH और ये OH और इधर बन जाएगा आपके पास CH2OH OH H OH H H OH और ये OH H और ये OR, ये बना, ये बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ये वाला ही बनेगा। अब एल्कोहल इससे रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट करता है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो इसमें कितने एल्कोहलिक ग्रुप हैं उसको पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। अब देखो इधर ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है। अब आपको एल्कोहल यहां पे दिया हुआ है ना, तो यहां पे आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6,
6 कार्बन ज्यादा बना दिया क्या अपन ने, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन के साथ हमने रिएक्शन करवाई है। और इसमें हम ये देखेंगे कि कहां कहां रिएक्ट कर सकता है ROH HCl। अब ये जो एल्कोहल दिया हुआ है ना, ये जरूरी नहीं इसी के साथ रिएक्ट करे, ये इधर से भी बॉन्डेड हो सकता है, ये एल्कोहल भी बॉन्डेड हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये एल्कोहल बैटरी यहां से होगा, तो जब ये एल्कोहल होगा तो आपके पास कितने OH बचेंगे। तो यहां कुल मिला के दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला OH, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक बार क्वेश्चन को हम वापस देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि आपको इसका एसीटेल बनाना है। तो यहां पे अगर हम एसीटेल की बात करें तो यहां पे आपके पास है CO और ये H और ये CH2OH, OH H OH H OH H, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये OH और ये H। तो जो HCl दिया हुआ है ना उसका H प्लस यहां आएगा और ये यहां से एसीटेल बना देगा। एल्कोहल ये वाला भी अटैक कर सकता है, ये उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। तो ये कार्बन, ये OH और ये H, ठीक है, ये CH2OH और इधर से कौन जुड़ गया, ये O जुड़ गया और इधर H हो गया। अब ये OH H H OH H और ये OH और ये H। तो यहां पे अब हम बात करेंगे कि कितने OH हैं, तो उस हिसाब से OH यहां भी है, OH यहां भी है, OH यहां भी है, OH यहां भी है। ये वाला OH कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये एसीटेल है। ये वाला जो कंपाउंड है वो एसीटेल है, क्योंकि दूसरा एल्कोहल और दिया हुआ था, यहां OR लग जाएगा। ये वाला रिएक्ट करेगा किससे, HCl और ROH से वापस फर्दर रिएक्ट करेगा। तो यहां पे ये CH और इधर भी OR लग जाएगा और फाइनली जो आंसर बन जाएगा वो OH H और ये O, ये OH H OH H और ये OH H। 2 मोल रिएक्ट करेंगे, पहले ये वाला एल्कोहल अटैक करेगा, उसके बाद बाहर से ROH दिया हुआ है, तो ये वाला क्या बन गया अब आपके पास, एसीटेल, और ये वाला क्या था, हेमी एसीटेल। तो अब इसमें कितने OH, एल्कोहलिक OH कितने हैं, एल्कोहल वाले OH कितने हैं, तो 1 2 3 और 4। तो ये 4 मोल कंज्यूम करेगा। तो पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो 4 मोल कंज्यूम करेगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, आपको निकिल H2 से रिएक्शन करवानी है, वही CHO CH2OH OHH 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 और OHH, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने निकिल H2 से, तो CHO रिड्यूस हो जाएगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। नीचे भी क्या है, CH2OH, बाकी क्या बच गए, OH, ये OHH OHH और ये OHH। तो यहां पे कितने OH है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने कंज्यूम्ड होंगे, 6। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है थर्ड में, तो CHO, ये CH2OH OHH 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 OH और H, तो 1 2 3 4 और ये 5, इसमें कितने होंगे, 5। तो फर्स्ट में कितने आए, इसमें कितने आए, 4, इसमें कितने आए, 5, इसमें कितने आए, इसमें कितने आए, 6 और इसमें कितने आए, 5। सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारी बात हो गई 2020 तक के जेईई मेन के क्वेश्चंस की हमारी बात की। अब 2019 से हम बात करते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले बेस दिया हुआ है यहां पे, और उसके बाद आपको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि डबल बॉन्ड और ये Cl दिया हुआ है, उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड O और ये Cl दिया हुआ है, इधर से ये नाइट्रोजन अटैक करेगा या ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, इधर से अटैक करेगा, तो ये HNH और उसके बाद ये CO और ये NH2 और यहां से HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये HCl जैसे बाहर हुआ
ये हो गया आपका एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एसाइलेशन रिएक्शन हो गई। तो क्या बना? ये Cl, ये डबल बॉन्ड, ये O और ये NH, CH2 CO NH2। अब इसका पॉलीमराइजेशन करवाना है, इसका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाना है, तो इसको पूरा जेड मान लो, ठीक है। या फिर मैं ऐसे दिखा दूं, ये ऐसा हो गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड C और ये Cl, और इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O NH CH2 CO और ये NH2। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा और ये वाला पॉलीमराइज बन जाएगा। ये यूनिट बार बार रिपीट होने लग जाएगी। ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट बोला है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके फॉर द फॉलोइंग एमिनो एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज, पीके वैल्यू पूछी हमसे। तो देखो बेसिसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। मतलब हमें जो बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर किसका आएगा, Pka का ऑर्डर आएगा। मतलब ओवरऑल बेसिसिटी बतानी है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो इधर ये आपके पास जो एसिड दिए हुए हैं उनकी ये एमिनो एसिड दिए हुए हैं, ये ग्लाइसिन दिया हुआ है, ये रहा, यहां से शो करेगा। एस्पार्टिक एसिड दिया हुआ है, ये यहां से सोलो करेगा, ये यहां से जुड़ा हुआ है। आर्जिनिन दिया हुआ है और ये लाइसिन दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहां पे मोस्ट बेसिक ये हो जाएगा आर्जिनिन, मोस्ट बेसिक एक नंबर पे आर्जिनिन आ जाएगा जो कि मोस्ट बेसिक है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसमें ये स्केलेटन है, ये NH डबल बॉन्ड C और ये NH2 और ये NH, H प्लस यहां जाएगा और ये NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड C और ये NH2 और ये NH। और ये जो कॉन्जुगेटेड एसिड है ना वो इस रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होगा और इससे भी स्टेबलाइज होगा, या फिर और बोलूं हैव ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर इसके पास है, इसलिए मोस्ट बेसिक जो होगा वो आर्जिनिन होगा। फिर लाइसिन में देखो यहां पे COH है, ये NH2 है, H है, फिर CH2 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 और ये NH2, ये यहां से शो करेगा। माइनस है इसका यहां से लग रहा है जो बहुत कम लग रहा है, इसमें 2 COH का माइनस आई लग रहा है, इसमें 1 COH का माइनस आई लग रहा है। तो मोस्ट बेसिक होगा आर्जिनिन, फिर उसके बाद लाइसिन और उसके बाद ग्लाइसिन। सबसे कम एसिडिक जो होगा बेसिक जो होगा वो एस्पार्टिक। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो आर्जिनिन सबसे मोस्ट बेसिक कहां दिया हुआ है, वो एक ही ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, वो आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिसिटी ऑर्डर पूछा था। तो आर्जिनिन में ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर इसलिए मोस्ट बेसिक है, बाकी आप बेसिसिटी आपको पता ही है कि माइनस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, माइनस आई बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये वापस देखो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम पढ़ के आए हैं पीछे। अब ये क्वेश्चन तभी हम कर सकते हैं जब इनके हमें स्ट्रक्चर हमें पता है कि कौन सा क्या देगा। कार्बिलेमिन टेस्ट कौन देगा, तो कार्बिलेमिन टेस्ट पता है ना आपको, कार्बिलेमिन टेस्ट किस ग्रुप का है, NH2 ग्रुप का है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट किसका है, COH ग्रुप का टेस्ट है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट किसका है, ये OH फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है। बेयर टेस्ट किसका है, ये मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट है। तो इधर आपको ये एक बना के दिया हुआ है, तो आप देखो सबसे पहले क्लोरोजाइलिनोल इनकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। क्लोरोजाइलिनोल की स्ट्रक्चर ये वाला है, फिनोलिक ग्रुप है तो ये FeCl3 वाला टेस्ट दे देगा, ठीक है। इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये बेयर रिएजेंट का टेस्ट दे देगा। किसका दे देगा, बेयर रिएजेंट को डीकलराइज कर देगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये NaHCO3 के साथ CO2 गैस रिलीज करेगा। और इसमें NH2 ग्रुप है, ये कार्बिल एमीन टेस्ट दे देगा। इतना सा है,
भाई इनकी स्ट्रक्चर्स अगर हम लिखें तो स्ट्रक्चर के बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी है, टेस्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो क्लोरोजाइलिनोल फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा था, ए में आर आएगा, ए में आर आएगा, ए में आर यहां नहीं है और यहां नहीं है, दोनों में है। नोरएथिनड्रोन जिसकी स्ट्रक्चर हमने अभी देखी है, नोरएथिनड्रोन की स्ट्रक्चर ये वाला है, ये बेयर रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, तो बेयर रिएजेंट मतलब बी में एस आएगा, बी में एस, बी में एस यहां है, तो आंसर तो इसका थर्ड हो जाएगा। और फिर बोला सी में पी आएगा, डेफिनेटली कार्बोलेमिन टेस्ट दे देगा, पेनिसिलिन में सीओएच ग्रुप है तो वो ये वाला टेस्ट दे देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन बोल दिया। ये कार्बोलेमिन NH2 ग्रुप का टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट COH ग्रुप का टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है, और ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का टेस्ट है, पेयर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड इन गिवन बिलो। तो ट्राइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड मतलब दो पेप्टाइड है, तो इसको तोड़ेंगे अपन, तो इधर OH और इधर H, तो ये वाला क्या बना, CH3H, ठीक है, और उसके बाद CH, और ये NH2, ये एक बन गया, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो यहां पे से ये पेप्टाइड लिंकेज इसको तोड़ेंगे, OH, तो इधर क्या बना NH2, ये CH, ये CH2OH और ये COH, ये वाला बन गया। इधर लास्ट में क्या बन गया, लास्ट में क्या बन गया, CH3, CHOH, और ये यहां पे NH2 और ये COH। अब इन तीनों का नाम बताना है कि ये इनसे मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोलाइसिस करवा दिया वापस से भाई, इधर OH इधर H, ये पेप्टाइड लिंकेज को मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर देखो, जो पहला जो है CH3 CH CH NH2 COH, ऐसा हमने पास कहां पे है, ऐसा अपने पास है वेलिन, तो पहले वाला वेलिन है, ये वाला वेलिन है। दूसरा NH2 CH2 COH, ये थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन, और ये वाला आपका है सेरीन। तो इस हिसाब से आपको आंसर देना है कि इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके पास आएगा। तो यहां देखें तो ये वेलिन, पहला वेलिन है, उसके बाद सबसे पहला वेलिन है और फिर सेरीन है और उसके बाद थ्रियोनिन है। आगे बात समझ में, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन से बना है, ये इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से बना है, तो इस कंसेप्ट इसका आंसर जाएगा, वो जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ASN और SCR और CH3CONET3, तो ये यहां भी रिएक्शन कौन सी है, एसाइलेशन। तो पहले इन दोनों का पेप्टाइड लिंकेज आपको बनाना है। तो देखो इसका मैंने यहां लिया है, मैंने ये है आपका, ये जो ASN है ये एस्पार्जिन है, इसको बोलते हैं ASN, ठीक है, सेरीन है। तो सबसे पहले इनका मैं पेप्टाइड लिंकेज तो बनाऊं, तो यहां देखो क्या बनेगा, CH2CONH2, इधर ये आ गया, फिर उसके बाद ये C, और इधर से आ गया आपके पास OH, और ये H, और ये NH, और ये H, ठीक है। इधर से आपके पास आ गया COH, और इधर आपके पास आ गया, ये इधर आ गया आपके पास CH2OH, H, और ये NH, तो यहां से ये पेप्टाइड लिंकेज बन गया। अब इसमें एसाइलेशन जब होगा तो किस ग्रुप पे होता है, OH ग्रुप पे, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, और किस पे होता है, या फिर ये हो सकता है NH बॉन्ड पे, इन पे हो सकता है। तो ये यहां पे हो जाएगा एक एसाइलेशन, एक एसाइलेशन यहां पे हो जाएगा, बाकी इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एमाइड है, इस पे एसाइलेशन होगा, तो इन दो जगह क्या जुड़ जाएगा, यहां पे एसाइलेशन करेगा तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा, और यहां भी क्या जुड़ जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करना चाहें तो ऐसा ऑप्शन मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। तो एक तो देखो ये यहां जुड़ गया, ठीक है, और एक ये यहां जुड़ गया, तो ठीक है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ये वापस से एक अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट से रिगार्डिंग की क्वेश्चन है। लाइसिन, लाइसिन एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का टेस्ट होता है निनहाइड्रीन टेस्ट,
कौन सा टेस्ट होता है? निनहाइड्रीन टेस्ट होता है, निनहाइड्रीन टेस्ट। उसके बाद फरफ्यूरल, फरफ्यूरल किस में यूज में आता है? उसके लिए अगर हम बात करें तो 1 नेप्थेनॉल के साथ ये टेस्ट में यूज में आता है। ये नेप्थेनॉल बेंजाइल एल्कोहल केमोनोफोर के साथ रिएक्शन देगा, बेंजाइल एल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जो पीछे आपको बताया है वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। स्टाइरीन में डबल बॉन्ड है PHCH डबल बॉन्ड, और ये बेयर रिएजेंट है, बेयर रिएजेंट, ये इसको डीकलराइज करेगा। बेयर रिएजेंट मान लो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो, इसका जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, Mn+2 में ये रिड्यूस हो जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो उस बेस पे अगर आंसर दें तो लाइसिन जो देगा वो देगा निनहाइड्रीन, MAQ तीनों में है। फरफ्यूरल 1 नेप्थोलोन के साथ रिएजेंट बनाता है, टेस्ट है ये भी प्रोटीन का ही टेस्ट है फरफ्यूरल, और यहां पे P आएगा, बी में P यहां ये वाला, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डाइल्यूट HCl, तो ये एस्टर है, ठीक है, एस्टर। तो सबसे पहले इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस, यहां से टूट जाएगा और ये बन जाएगा, ये O और ये CH3OH और OH। इसका पॉलीमराइजेशन कराना है COH के साथ, तो COH और ये COH, यहां से H2O बाहर हो जाएगा, ये H2O और ये H2O। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इधर आपके पास OCH3 रखा जाएगा, इधर ये O और इधर ये O और ये CO और इधर से भी ये CO, ये वाला बन जाएगा। ये यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना है कि ऐसा ऑप्शन हमें पास कहां दिया हुआ है। तो देखो ये वाला दोनों OH पे जुड़ जाएगा, ये ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है यहां पे, फोर्थ इज करेक्ट आंसर CO। भाई दोनों तरफ जा रहा है ना, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, बार बार यूनिट रिपीट होगी, वो ये वाली होगी, सेकंड इज करेक्ट आंसर। भाई ये बार बार जुड़ेगा ना, इधर से N ये बार बार जुड़ता जाएगा। वापस से समझाऊं और देख ले, चलो ठीक है। देखिए भाई आपके पास ये वाला आया था, इससे ये वाला आंसर निकल के आया था, मेरी बात ध्यान से सुनना, OH, ठीक है, और इसके OH के एक मेटा पोर्शन पे आपके पास लगा हुआ है OCH3। अब इसका आपने इससे पॉलीमराइजेशन करवाया, तो यहां से मैं बोल रहा हूं ये H2O बाहर, और आगे ये जुड़ेगा तो इसका भी ये H बाहर हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? O और ये CO, यहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ है बीच में, चलो दोबारा बना देते हैं, ये O इधर से ये फ्री हो गया, ये O, ये CO और ये OH भी आगे पॉलीमराइज दिखा देगा, तो ये वाला N और यहां पे आपके पास क्या है? OCH3। ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई एमिनो एसिड? तो निनहाइड्रीन टेस्ट यूज में आता है, बोरफोइड टेस्ट भी यूज में आता है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट। अब इसमें देखो बायोरेट टेस्ट, ये वाला टेस्ट यूज में नहीं आता, ये वाला टेस्ट किसके लिए आता है? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, किसके लिए काम में आता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए काम में आता है। बाकी बायोरेट, निनहाइड्रीन और जेंथोप्रोटिक टेस्ट, ये जो तीनों टेस्ट हैं वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन। किसके टेस्ट हैं? प्रोटीन के ये टेस्ट है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे ये पूछा था कि सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई एमिनो एसिड? तो बोरफोइड टेस्ट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। बोरफोइड टेस्ट किसका है? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। तो सेकंड वाला एमिनो एसिड का टेस्ट नहीं है, प्रोटीन का टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। नेक्स्ट, ये वापस सिंपल क्वेश्चन है, NaNO2 और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फिर इसका क्या करवाना है? पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो यहां पॉलीमराइजेशन करवाऊंगा तो NaNO2 हाइड्रोलाइसिस, और इसके बाद इसका मुझे क्या करवाना है? पॉलीमराइजेशन करवाना है।
तो देखो यहां पे पॉलीमराइजेशन करवाऊंगा ना, तो पहले यहां पे NH2 की जगह ये रिएजेंट क्या सप्लाई कर देगा, एल्कोहल, तो ये COH, ठीक है, CH2 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 CH2OH, यहां पे क्या सप्लाई करेगा ये OH, पहले डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, फिर उसकी जगह एल्कोहल बन जाएगा। अब इसी का पॉलीमराइजेशन करवाना है, HOCO, 4 टाइम्स CH2 आया है, CH2 और ये OH, तो यहां से ये H2 बाहर हो जाएगा, इधर से ये H जाएगा, ये OH चला जाएगा, तो ये CO, CH2 CH2 CH2O और ये CO CH2 4 टाइम, और इधर से ये क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, मतलब ये वाली यूनिट बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो इधर ये CO आ गया, फिर CH2 4 टाइम आ गया, फिर O आ गया, तो ये वापस से वही यूनिट वापस रिस्टार्ट हो गई, CO CH2 से आगे वही यूनिट स्टार्ट होगी जो पीछे है, तो आंसर इसका जाएगा, वो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, वापस से उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है जो बार बार इसी पे आ रहा है, इसका आंसर जो आएगा वो सेकंड आएगा, आप मिला लें क्या है, जैसे नॉरहेथिंड्रोन है तो वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, ऑफ्लोक्सिसिन है जो वो एंटीबायोटिक है, और इक्वेनिल है वो हाइपरटेंशन यूनिट है, ड्रग्स है जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो इस बेस पे आंसर सेकंड। नेक्स्ट, among the following compound which one among the following RNA में पाया जाता है, फाउंड इन RNA, जो RNA में कौन सा होता है, तो देखो बेस जो होते हैं नाइट्रोजनियस जो बेस होते हैं वो AGUC, ये तो होते हैं DNA में, एडेनिन गुआनिन ये होते हैं RNA में, यूरेसिल और साइटोसिन ये होते हैं RNA में, और AGTC ये होते हैं किसमें, DNA में, एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो उसमें कौन सा नहीं पाया जाता, RNA में कौन सा नहीं पाया जाता, RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता, और ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो थाइमिन का है, थाइमिन नहीं होता है क्योंकि DNA में होता है AGTC मतलब एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, और RNA में इस थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। हमसे पूछा कौन सा नहीं पाया जाता, तो ये तीनों तो कॉमन होते ही हैं, तो ये थाइमिन किसमें नहीं होता, RNA में नहीं होता है, इस बेस पे इसका आंसर जो जाएगा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज फाउंड इन RNA, ओके, ये तो थाइमिन है, ठीक है, ये वाला जो है वो है यूरेसिल, ठीक है, तो यूरेसिल इसमें पाया जाता है, क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, द होमोपॉलीमर फ्रॉम 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड, तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी है, एक क्वेश्चन पीछे करके आए हैं, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड, तो CH2OH CH2CH2COH ये वाला कंपाउंड हो गया 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड, तो ये पॉलीमराइज होगा, तो इसका ये जाएगा, H जाएगा, CH2 ये 3 टाइम्स, और ये CO और ये N, ये रिपीट होगा, ऐसा यूनिट जुड़ जाएगा ना यार, OH CH2 और ये 3 और ये COH OH CH2 का होल थ्राइज, और ये COH, यहां से ये H जाएगा, यहां H2 बाहर हो जाएगा, यहां H2 बाहर हो जाएगा, यहां से C हो जाएगा, तो ये यूनिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो आंसर इसका जो जाएगा वो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वापस से है, एस्टर टेस्ट कौन सा देगा, तो इनकी वही स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एस्टर टेस्ट, ठीक है, मतलब एस्टर लिंकेज हैविंग कंपाउंड वो देंगे, कार्बिलेमिन टेस्ट NH2 ग्रुप होना चाहिए, थेलिन डाई टेस्ट फिनोलिक ग्रुप का क्या है, ये टेस्ट है, किसका टेस्ट है, फिनोलिक ग्रुप का ये टेस्ट है, तो उस बेस पे अगर हम आंसर देखें तो देखो टायरोसिन फिनोलिन है, फिनोलिक ग्रुप,
एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, सेरीन, ठीक है। इस बेस पे आपको कंसेप्ट को आपको मिलाना है। तो देखिए क्वेश्चन अपने पास क्या है, एस्टर टेस्ट दे देगा एस्पार्टिक एसिड, ये वाला कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसमें डालेंगे HOR एसिडिक मीडियम और ये H2 बाहर हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा, फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड। तो ये एस्पार्टिक एसिड दे देगा। उसके बाद दूसरा बोला है अपन को कार्बिल टेस्ट, तो लाइसिन दे देगा क्या, ये NH2 ये रहा, लाइसिन दे देगा। ऐसा ऑप्शन आपको चेक करना है, तो ऐसा ऑप्शन चेक करोगे तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। देख लें एक बार वापस से, ए में क्यों आएगा, क्यों, COH और ROH एसिडिक मीडियम। कार्बिल एमीन टेस्ट कौन देगा, जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और वो बी में एस आ जाएगा, लाइसिन। थेलिन डाई टेस्ट कौन देगा, तो वो सी में पी आ जाएगा, ये थ्रियोनिन जिसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन तो इससे सोल्व हो रहा है, सी में पी यहां है और यहां है, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है कि कौन सी यूनिट होती है, तो ये सबको पता ही होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। नेक्स्ट, वापस से, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड। वापस उसी कंसेप्ट पे आया है कि इनकी स्ट्रक्चर पता होगी तो मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड आप आराम से निकाल सकते हो। तो स्ट्रक्चर देखें, ये देखो हिस्टिडीन, ये रहा ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड जो आएगा वो आएगा हिस्टिडीन। नेक्स्ट, ये फाइनल क्वेश्चन है अपना, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द हिस्टिडीन इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखो हिस्टिडीन जो है ना वो ये है। अब ये किस फॉर्म में रहेगा, एग्जिस्ट एज ए ज्विटर आयन फॉर्म। ये ज्विटर आयन फॉर्म में रहेगा तो कैसे रहेगा, COO माइनस और इधर हो जाएगा NH3 प्लस, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां चली जाएगी, ये H, बाकी स्केलेटन एजिट रह गया CH2 और ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग में यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है और उसके बाद जस्ट आगे वाले कार्बन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या है NH। अब आपने क्या डाला, pH कितनी डाल रखी है, 2 pH पे हमें बात करनी है। तो pH 2 का मतलब कैसा सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्या छोड़ेगा, H+। अब H+ कहां जा सकती है, इसमें तो यहां जाएगी लोन पेयर, H+ यहां जाएगी और H+ यहां जाएगी। तो इन दोनों जगह पे H+ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये नॉन डीलोकलाइज लोन पेयर है, अनडीलोकलाइज लोन पेयर है, तो H+ इसमें यहां जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना है कि एक H यहां जाए और एक H यहां जाए। ऐसा ऑप्शन अगर हमें देखें तो ऐसा ऑप्शन हमें मिलेगा, तो जैसे ये मिलेगा, ये देखो आप, इसके ये बन जाएगा कि ये वाला, यहां H चली जाएगी, यहां H चली जाएगी, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ। फोर्थ इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, काफी कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, उन्हीं स्ट्रक्चर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा सॉल्यूशन को। एक बार एनसीईआरटी पूरा फोकस करें, स्ट्रक्चर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए हैं और बाकी एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन जरूर कॉम्प्लिकेशन वाले बोल सकते हैं। मतलब इस पूरे पेपर से एनालिसिस ये हुआ कि आपको टोटली एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। साथ के साथ आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा फॉलो करना है। टेस्ट वगैरह देखो, बायोमोलिक्यूल के टेस्ट वगैरह जो है ना, वो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें कि प्रोटीन के कौन से टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कौन से टेस्ट होते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप ड्रग्स का ध्यान रखें, एंटी एसिड कौन सी है, एंटी हिस्टामिन कौन सी है, एलर्जी कौन सी है, एंटीबायोटिक कौन सी है,
आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, पॉलीमर से तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये था, ठीक है, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।